जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा इन्फेक्शियस डिसीज जो कि क्या होती हैं संक्रमित बीमारियां क्या होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। क्या होती है? फैलती हैं संक्रमित। तो यदि आप समझना चाहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम लोग समझेंगे इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है और उसको इंट्रो और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज को। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, इन्फेक्शियस डिसीज, आप हेडिंग डाल ले इन्फेक्शियस डिसीज। इसके बाद हम समझेंगे कौन कौन सी डिसीज हैं जो कि क्या है इन्फेक्शियस डिसीज के अंतर्गत आती है। तो जैसा कि इन्फेक्शियस डिसीज में क्या लिखा हुआ है नीचे, द डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट्स। इसके कहने का मतलब है वह डिसीज क्या होते हैं, डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। कौन सी बीमारी? वो डिसीज जो क्या होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के कारण होती हैं। लाइक एज या सच एज क्या है, जैसे कि कौन कौन से जीव हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं जीवाणु, विषाणु और कवक, एंड प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट्स को तो परजीवी जो जीव होते हैं वो सब क्या होते हैं इन्फेक्शियस डिसीज का कारण बनते हैं, कार्य होते हैं किसके, इन्फेक्शियस डिसीज के। आप समझते हैं आगे क्या है, स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट थ्रू द एयर, some infection spread when an infected person talks, coughs or sneezing, spread tiny droplets containing the infectious agent into the air। इसके कहने का मतलब है वो जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं वो फैलते हैं किस प्रकार से, ड्रॉपलेट थ्रू द एयर, जो कि क्या होते हैं एयर के माध्यम से ड्रॉपलेट में आते हैं। क्या चीज? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, यही सब जीव होते हैं, ये सब क्या होते हैं फैलते हैं किस प्रकार से, ड्रॉपलेट में, किसके, एयर में, एयर के ड्रॉपलेट में। किस कारण से? सम इन्फेक्शन स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन टॉक, कफ और स्नीजिंग स्प्रेड टिनी ड्रॉपलेट्स। के कहने का मतलब है कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो क्या होता है संक्रमित व्यक्ति होता है, उसके टॉक करने के, बात करने से और कफिंग का है, कफ मतलब खांसी कर लेने, क्या करने से, खांसने से, और क्या स्नीजिंग मतलब होता है छींकने से, खांसने से, छींकने से, और स्प्रेड टिनी ड्रॉपलेट्स के कहने का मतलब है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके बात करने से, खांसने से और छींकने से क्या होता है, टिनी ड्रॉपलेट्स, बहुत पतली ड्रॉपलेट जो होती है उसके माध्यम से क्या होता है उसके माध्यम से इन्फेक्शन को क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, वही क्या होता है इन्फेक्शियस डिसीज। और फिर आगे क्या लिखा, टिनी ड्रॉपलेट कंटेनिंग द इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द एयर। क्या होता है, एयर में क्या होती है इन्फेक्शियस एजेंट आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी सब क्या आ जाते हैं एयर में आ जाते हैं, किसके, टिनी ड्रॉपलेट के माध्यम से आ जाते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इन्फेक्शियस डिसीज क्या है और उसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं और कौन कौन से इन्फेक्शियस डिसीज हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम समझेंगे इन्फेक्शियस डिसीज कौन कौन सी है। तो जैसा कि पहली डिसीज कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं। तो अब हम टीबी पर डिस्कस करेंगे, हाँ टीबी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ट्यूबरक्लोसिस, जो कि क्या है इन्फेक्शियस डिसीज की पहली डिसीज है। आप हेडिंग डाल लीजिए ट्यूबरक्लोसिस, क्या है टीबी। तो टीबी के बारे में क्या लिखा हुआ है, tuberculosis is a chronic and progressive infectious disease and affect the lungs। इसके कहने का मतलब है जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो क्या होती है, क्रोनिक होती है, क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी होती है, प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली बीमारी होती है। क्या होती है इन्फेक्शियस डिसीज, धीरे धीरे बढ़ने वाली एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है। क्या होती है संक्रमित बीमारी होती है, क्या धीरे धीरे बढ़ने वाली एक संक्रमित बीमारी होती है, जो कि क्या होती है एंड अफेक्ट द लंग्स। इसके कहने का मतलब और क्या करती है, और यह दोनों फेफड़ों को अफेक्ट कर देती है। क्या करती है, दोनों फेफड़ों को अफेक्ट कर देती है। आगे क्या लिखा हुआ, which is caused by mycobacterium tuberculosis। क्या होता है, जो कि क्या, जिसके कारण
जो कि किसके कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके कारण क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस होती है, क्या होती है टीबी होती है। अब समझेंगे इसके काज क्या है। जैसे कहने का मतलब है जब माइकोबैक्टीरियम है या क्या होगा, जब पर्सन के अंदर हो जाएगा तो टीबी को काज कर देगा, लेकिन उसके काज क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से वह अफेक्ट कर सकते, किस प्रकार से वह बॉडी में इंटर कर सकता है। जैसा कि क्या है, पहला क्या है, ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इसे कहने का मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है, उसके ड्रॉपलेट में उसके बात करने से जो ड्रॉपलेट क्या होती है, जैसे हम लोगों जो बात करते हैं जो छिट्टी मुख में थूक निकलती है मुख से, वही क्या होती है ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो ड्रॉपलेट जो इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से क्या होती हैं, वो जो इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या है, इनटेक ऑफ अनपास्चुराइज्ड मिल्क। इसके कहने का मतलब है जो जैसे कहने का मतलब टीबी हम लोगों में भी होती है और जानवरों में भी टीबी होती है। तो क्या होता है, जब जानवरों में गाय है भैंस है उसका जब दूध पिएंगे, अनपास्चुराइज्ड कहने का मतलब है, अनपास्चुराइज्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके कहने का मतलब है बिना गर्म किए हुए, जैसे कहा उसका पास्चुराइज नहीं करते तो क्या होता है अनपास्चुराइज्ड होता। जब बिना गर्म किए हुए दूध को हम पी लेंगे तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, टीबी हो सकती है। फिर अगला क्या है, वीक इम्यूनिटी ड्यू टू डिसीज। इसके कहने का मतलब वीक इम्यूनिटी, कमजोर इम्यूनिटी हो जाती है किसके कारण, किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण। जैसे कि बीमारी का नाम क्या है, डायबिटीज। क्या है, हमने डायबिटीज के बारे में डिस्कस किए हैं। वहां पर क्या हो जाता है, पैथोजेनेसिस में वीक इम्यूनिटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है अदर डिसीज काज हो जाते हैं। और जब यहाँ पर जैसे वीक इम्यूनिटी हो जाएगी तो क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। और क्या होगा, वूपिंग कफ। क्या है, वूपिंग कफ, जो डिसीज वूपिंग कफ हो जाएगी, काली खांसी जब आएगी तो उसके कारण क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ट्यूबरकुलोसिस क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजेनेसिस क्या है। हम समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजेनेसिस क्या है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो जैसा कि पैथोजेनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। क्या है, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो बैक्टीरिया उसका क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो जब इन्फेक्शन हो जाएगा किसका, बैक्टीरिया का, तो क्या होगा, वीक इम्यूनिटी। क्या है, वीक इम्यूनिटी। क्या है, इम्यूनिटी जो है उसकी वीक हो जाए, कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया इंक्रीज दियर नंबर। और वहां जहां बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा वहां क्या होगा, जो बैक्टीरिया उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, नंबर अपने इंक्रीज कर लेगा। तो क्या होता है, जो माइक्रोफेजेस होती हैं जो बैक्टीरिया की, वो धीरे धीरे नंबर आसपास क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे। क्या होगी, डेवलप कर लेंगे, चारों तरफ बहुत ज्यादा क्या होंगे, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे किसके, बैक्टीरिया के, जिसके कारण क्या होगा, अफेक्ट कैविटी इन लंग टिश्यू। क्या करेगा, जिसके कारण जो कैविटी है लंग टिश्यू की जो कैविटी है उसमें अफेक्शन करेगा, अफेक्ट करेगी किसको, लंग टिश्यू के कैविटी को, या लंग टिश्यू में जो कैविटी होती है उसको अफेक्ट करेगी, जिसके कारण क्या होगा, सिम्पटम शोज इन्फेक्टेड पर्सन। जिस पर्सन में इस प्रकार की दिक्कत आएगी, कैविटी में जो लंग टिश्यू जो होते हैं उनको जब अफेक्ट होगा तो क्या होगा, सिम्पटम शो होने लगेंगे किसके, इन्फेक्टेड पर्सन को क्या होंगे, सिम्पटम जो होंगे वो दिखने लगेंगे। किसमें, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्पटम दिखने लगेंगे, जिसको क्या कहेंगे आप, टीबी कहेंगे। क्या करेंगे आप, टीबी करेंगे। आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या हैं, हम समझेंगे ट्यूबरकुलोसिस की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या हैं या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। आप हेडिंग डाल लीजिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो जैसा कि इसमें नैदानिक प्रस्तुतियों में क्या होगा, टीबी के सबसे पहले क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा। क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा। क्या होगा, वेट लॉस, वजन घट जाएगा। क्या होगा, वजन में कमी आ जाएगी। और क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके कहने का मतलब भूख में कमी हो जाएगी। क्या होगी, भूख में कमी हो जाएगी। और क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। सॉरी यहाँ क्या है, चेस्ट पेन। क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं चेस्ट में होते हैं। क्या होते हैं, चेस्ट के अंदर होते हैं, इसलिए क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। जब दोनों लंग्स क्या होंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। और क्या होगा, फैटिक। क्या होगा, फैटिक। फैटिक मतलब थकान लगेगी। क्या होगी,
थकान लगेगी और फीवर मतलब बुखार आएगा, क्या होगा, बुखार हो जाएगा। और फिर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्या होगे, ब्रीथ में हमें जल्दी जल्दी की आवश्यकता है, दोनों जो लंग्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या करेंगे, वो ब्रीदिंग प्रॉपर रूप से नहीं कर पाएंगे, तो होगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीदिंग में जो क्या होगी प्रॉब्लम आएगी, क्या होगी, जल्दी जल्दी से सांस लेना पड़ेगा, शॉर्टनेस हो जाएगी। और क्या होगा, ब्लड इन स्पुटम, क्या होगा, ब्लड इन स्पुटम, स्पुटम मतलब क्या होता है, जो आपका बलगम होता है उसे स्पुटम कहते हैं। क्या कहते हैं, जब आपको कफिंग होगी या खांसी आएगी तो क्या होगा, स्पुटम आएगा, स्पुटम मतलब क्या होगा, बलगम आएगा, बलगम के साथ में क्या आएगा, ब्लड, ब्लड किसमें आएगा, बलगम में, खांसी के साथ में क्या, और क्या होगा, खांसी आएगी, क्या होगी, खांसी से क्या आएगा, स्पुटम, क्या बलगम आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड होगा किसमें, स्पुटम में। आपको सबसे सिंपल तरीका यदि समझना है तो सबसे पहले यदि किसी पर्सन को खांसी आ रही, खांसी के साथ में यदि स्पुटम में ब्लड आ रहा, तो आप सबसे पहले आप किसकी जांच करेंगे, टीबी की, यही एक मेन सिम्टम्स है, सबसे पहले आप पहचानेंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, स्पुटम में ब्लड आएगा, क्या होगा, खांसी के साथ में स्पुटम आएगा और स्पुटम में ब्लड आएगा, क्या होगा, जैसे कहने का मतलब जो कोई पर्सन खांसी करेगा या खांसेगा तो क्या होगा, उसको बलगम आएगा, और बलगम में क्या आएगा, खून आएगा, क्या होगा, लाल पदार्थ खून आएगा, क्या होगा, ब्लड आएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप टीबी की जांच करवाएंगे, अपने डॉक्टर से मिलेंगे, क्या करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, उसके बाद अपनी इलाज करवाएंगे। मेन सिम्टम्स क्या है, यही सिम्टम्स है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में बिना दवा दिए किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, या पर्सन को सेव कर सकते हैं, और किस प्रकार और कौन कौन सी दवा दे करके पर्सन को ठीक कर सकते हैं, आप सही कर सकते हो। आप हेडिंग डाल लीजिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या है, सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, पर्सन शुड बियर मास्क, कहने का मतलब जब आप पब्लिक स्थान पर जाएं जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जैसे हॉस्पिटल में जाएं, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या पहनेंगे, आप मास्क जरूर पहनेंगे, क्या करेंगे, मास्क को मुंह पर लगा लेंगे, क्या करेंगे, पर्सन शुड बियर मास्क, क्या है, मास्क को लगा लेंगे। और क्या करेंगे, पेशेंट शुड कीप टॉवेल हैंडकरचीफ ड्यूरिंग कफिंग स्नीजिंग, और क्या करेंगे, जो पेशेंट होता है वह जब खांसेगा या खांसने से पहले या फिर छींकने से पहले क्या करेगा, वह अपनी टॉवेल एंड हैंडकरचीफ क्या है, एंड अपने रुमाल को क्या करेगा, मुंह पर लगा लेगा, खांसने के दौरान क्या करेगा, लगा लेगा, क्या करेगा, छींकने से पहले अपने मुंह पर क्या लगा लेगा, अपने मुंह पर टॉवेल या फिर हैंडकरचीफ लगा लेगा, क्या करेगा, या फिर रुमाल को या फिर टॉवेल को, तौलिया को क्या करेगा, अपने मुंह पर खांसने या छींकने के दौरान लगा लेगा। आप समझते हैं इसके। और क्या है, पेशेंट शुड बी केप्ट इन सेपरेट रूम, और जो पेशेंट होता है इन्फेक्टेड पर्सन हो जाता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसे क्या कहते हैं, पेशेंट, जो पेशेंट होता है उसको क्या करें, एक सेपरेट रूम में रखें, जैसे कहने का मतलब है उसके रूम में कोई दूसरा ना जाए, ना कि उसके वस्त्र को दूसरा इंसान छुए। क्या करें, जो पेशेंट होता है उसके जो उसके यूज में होने वाली वस्तुएं होती है उसको टच ना करे, कौन, दूसरा पर्सन टच ना करे, ताकि उसको भी क्या करे, और उसको एक सेपरेट रूम में रखे, ताकि दूसरे पर्सन में क्या हो, इन्फेक्शन ना हो। आप समझते हैं टीबी के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसा कि क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट टीबी। सबसे पहले टीबी आप देखेंगे तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक आप दे देंगे, किसको, पेशेंट को, जब आप टीबी के सिम्टम्स की क्या होता है, जब टीबी होता है एक बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या होता है, टीबी उत्पन्न होती है। और क्या करें, सबसे पहले आप एंटीबायोटिक ड्रग्स दे देंगे, जैसा, और उसमें जैसा कि क्लासिफिकेशन में ड्रग्स लिखा हुआ, तो क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, क्या फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, किसकी, टीबी की ड्रग्स क्लासिफाई की गई हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या आती है, आइसोनियाजिड, क्या होती है, आइसोनियाजिड, क्या है, आइसोनियाजिड, और क्या है, पायराजिनामाइड, क्या है, पायराजिनामाइड, क्या है, पायराजिनामाइड, और क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ETC एक्सेट्रा। इसके कहने का मतलब है आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीन प्रकार की ड्रग्स जो होती है वो क्या होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग कैटेगरी की ड्रग्स होती है, जो कि क्या किसमें यूज होती है, ट्यूबरक्लोसिस में यूज की जाती है। अब आगे समझते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स क्या है। सेकंड लाइन ड्रग्स हैं
थायोएसिटामाइडोन, क्या थायोएसिटामाइडोन, और दूसरी क्या पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, और क्या कैनामाइसिन। पर मात्र 3 एग्जांपल दिए गए हैं, हालांकि और ड्रग्स होती हैं, और भी ज्यादा ड्रग्स होती हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स में और सेकेंड लाइन ड्रग्स में, इन कैटेगरी में और भी ड्रग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर बस 3 ड्रग्स का एग्जांपल दिया गया है, और इसके लिए क्या लिखा हुआ है ETC एक्सेट्रा, और भी ज्यादा है। तो जैसा कि क्या थायोएसिटामाइडोन एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड कैनामाइसिन, ये भी क्या होती हैं ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम समझेंगे इन्फेक्शियस डिसीज की सेकेंड डिसीज क्या है। हम समझेंगे इन्फेक्शियस डिसीज की सेकेंड डिसीज क्या है, न्यूमोनिया। तो समझेंगे न्यूमोनिया क्या होती है, आप हेडिंग डाल लीजिए न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या होती है, न्यूमोनिया लिखा हुआ है, न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। इसके कहने का मतलब न्यूमोनिया एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिसीज है, संक्रमित होने वाली बीमारी है, जो कि क्या होती है कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसके कारण होती है सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, जीवाणु, विषाणु और कवक, ये तीनों क्या हैं, एक कारण है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करते हैं न्यूमोनिया को काज करते हैं, न्यूमोनिया को उत्पन्न करते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इन वन आर बोथ लंग्स एंड कैन इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे। इसके कहने का मतलब है या तो एक लंग्स में या फिर दोनों लंग्स में क्या करते हैं, कैन इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे, क्या करते हैं जो एयरवे होती है लंग्स में दोनों में क्या करते हैं इन्फेक्शन करते हैं, और इन्फ्लामेशन कहाँ पर एयरवे होती है उसमें क्या करते हैं इन्फ्लामेशन कर देती हैं, क्या चीज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो कि जिससे क्या होता है which generate the mucus क्या होता है स्पूटम एंड फ्लूइड्स इंटर द एल्वेओलाई। इसके कहने का मतलब जो क्या होता है जब एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एयरवे में इन्फ्लामेशन क्यों होता है, क्योंकि दोनों लंग्स क्या हो जाते हैं इन्फेक्टेड हो जाते हैं। किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, जीवाणु, विषाणु और कवक के कारण क्या होते हैं दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है which generate the mucus, जो जिसके कारण क्या होता है म्यूकस का जनरेशन होने लगता है। क्या होता है म्यूकस जो होता है स्पूटम बलगम जो होता है उसका क्या होता है निर्माण होने लगता है, एंड फ्लूइड्स इंटर द एल्वेओलाई, और जो वही म्यूकस वाला फ्लूइड होता है वो क्या होता है इंटर होने लगता है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई क्या होता है गुच्छा समान स्ट्रक्चर होता है जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताएंगे आपको। तो जैसा कि एल्वेओलाई क्या होता है, एल्वेओलाई में क्या करते हैं इंटर कर जाते हैं क्या चीज फ्लूइड। आप समझते हैं इसके काज क्या है, तो काज में क्या है एक बैक्टीरिया भी होता है, वायरस होता है, फंगी के कारण क्या होता है निमोनिया काज होता है। तो एक बैक्टीरिया का एक नाम दूंगा और वायरस का एक नाम बताऊंगा और फंगी का एक नाम बताऊंगा। तो जैसे कि बैक्टीरिया कौन सा होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो बैक्टीरिया होता है वह काज करता है न्यूमोनिया को। और वायरस क्या होता है सार्स, SARS, क्या होता है SARS, इसी को क्या कहते हैं कोविड-19, क्या होता है SARS-CoV-2, क्या होता है SARS-CoV-2 मतलब इसके कहने का होता है कोविड-19 में होता है क्या होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्या होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2, क्या होता है जो कि क्या करता है न्यूमोनिया को काज करता है। और क्या है फंगी, क्या फंगी मतलब कवक, कवक क्या होता है कवक का नाम क्या है हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्या हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो क्या होता है एक कवक होता है और किसको काज करता है न्यूमोनिया को काज करता है। और क्या ब्लास्टोमाइकोसिस, क्या है ब्लास्टोमाइकोसिस एक प्रकार का कवक होता है जो न्यूमोनिया को काज करता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे न्यूमोनिया क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूमोनिया। अब हम समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूमोनिया। तो जैसा कि न्यूमोनिया की पैथोजेनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले एंट्री ऑफ काजेटिव एजेंट, जैसा कि मैंने काज में पहले ही बता चुका हूँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के कारण क्या होता है न्यूमोनिया होता है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या होगा एंट्री करेगा क्या चीज काजेटिव एजेंट, किसी प्रकार का बैक्टीरिया या फिर
वायरस या फिर फंगी क्या करेगा, एंट्री करेगा, सबसे पहले प्रवेश करेगा कहाँ पर, एयरवे में। क्या एयरवे से जाकर के कहाँ पर प्रवेश करेगा, लंग्स में, जिसके कारण क्या होगा, एयरवे इन्फ्लामेशन। जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो अपने नंबर को जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एयरवे का तो क्या होगा, एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या होगा, एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या होगा, एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, एल्वेओलाई एडिमा हो जाएगा। क्या होगा, एल्वेओलाई एडिमा। एडिमा मतलब क्या होता है, एल्वेओलाई में एडिमा मतलब होता है जहाँ पर फ्लूइड मात्रा ज्यादा जमा हो जाती है। क्या जी, फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, उसके कारण एडिमा क्या होता है, एडिमा में सबसे ज्यादा क्या होता है, जहाँ पर फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वहां पर एडिमा हो जाती है। जैसे क्या होता है यहाँ पर, क्या एडिमा, क्या एल्वेओलाई में क्या होगा, एडिमा फ्लूइड ज्यादा निर्माण होगा, जिसके कारण क्या होगा, एल्वेओलाई एंड ब्रोंकियोलेट्स फ्लूइड्स। जो एल्वेओलाई और ब्रोंकियोलेट्स होते हैं वो क्या होंगे, फ्लूइड से भर जाएंगे, आप फ्लूइड हो जाएगा ब्रोंकियोलेट्स, और एल्वेओलाई में क्या होगा, फ्लूइड्स हो जाएगी, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी, न्यूमोनिया। क्या हो जाएगी, न्यूमोनिया। क्या होगी, न्यूमोनिया। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे न्यूमोनिया की पैथोजेनेसिस क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमोनिया। समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है, तो जैसा कि सबसे पहले क्या होगा, कफिंग विथ येलो, ग्रीन और ब्लडी स्पूटम। क्या है, ब्लडी स्पूटम। इसी कहने का मतलब है जो खांसी होगी उसके साथ क्या होगा, येलो या फिर पीला हल्का या फिर ग्रीन या फिर ब्लडी स्पूटम होगा। क्या होगा, बलगम आएगा, खून के साथ में बलगम आएगा, किसमें, न्यूमोनिया में। एंड क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग। क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग। इसके कहने का मतलब क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, पसीना निकलेगा। क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा ज्यादा अमाउंट में। और क्या होगा, फीवर। क्या होगा, न्यूमोनिया का फीवर, बुखार भी होता है। क्या है, बुखार भी होता है न्यूमोनिया का। और क्या होगा, हेडेक। क्या होगा, हेडेक मतलब सिर दर्द होगा। क्या होगा, सिर दर्द होगा। और क्या होगा, चेस्ट पेन। क्या है, चेस्ट पेन होगा। और क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। और क्या होगा, लिप्स एंड नेल्स आर ब्लू। इसके कहने का मतलब जो होठे होंगी या फिर जो नाखून होंगे वो क्या होंगे, हल्का नीले कलर के हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे। और क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके कहने का मतलब भूख में कमी हो जाएगी। क्या होगी, भूख में कमी हो। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमोनिया। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया। तो जैसा कि आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेशन करेंगे। क्या करेंगे आप, पेशेंट को वेंटिलेशन देंगे। क्या करेंगे, वेंटिलेशन। और क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करवाएंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करवाएंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करवाएंगे। और क्या करेंगे, शुड कीप टॉवेल हैंडकरचीफ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। इसके कहने का मतलब है जो पेशेंट है जब वह खांसेगा या फिर छींकेगा तो क्या करेगा, वह तौलिया लगा लेगा या फिर क्या करेगा, रूमाल लगाकर छींके, ताकि क्या होगा, इन्फेक्शन कम फैलेगा। क्या होगा, इन्फेक्शन कम फैलेगा। और क्या करेंगे, इनटेक हेल्दी न्यूट्रिशन। और क्या करेंगे, हेल्दी जो स्वस्थ पोषण होते हैं, जो स्वस्थ पोषण वाले भोजन होंगे उसको क्या करेंगे, आप डाइट में लेंगे। क्या करेंगे, भोजन में लेंगे। क्या करेंगे, हेल्दी न्यूट्रिशन लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे। और क्या करेंगे, बेड रेस्ट। पेशेंट को बेड रेस्ट की ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है, बेड रेस्ट की ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। और क्या आप समझते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले आप क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि यह बैक्टीरिया के कारण भी होता है। तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स में क्या करेंगे, माइक्रोलाइट्स कैटेगरी की ड्रग्स आती है। क्या है, एरिथ्रोमाइसिन और क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। क्या है, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन आप देंगे किसको, न्यूमोनिया के पेशेंट को। और क्या करेंगे, और कौन से ड्रग्स देंगे, एंटीपायरेटिक। क्या देंगे, एंटीपायरेटिक। क्या देंगे, एंटीपायरेटिक। क्या देंगे आप, एंटीपायरेटिक में क्या देंगे, पैरासीटामॉल। क्या देंगे, पैरासीटामॉल। और क्या देंगे, एस्पिरिन। क्या देंगे, एस्पिरिन। क्या देंगे, एस्पिरिन। ये सब क्या होते हैं, दर्दनाशक। जो दर्द होगी उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, चेस्ट पेन को कम करेंगे। और क्या देंगे आप, एंटीटसिव। क्या देंगे आप, खांसी रोधी, जो खांसी को रोकने वाले ड्रग्स होंगे वो देंगे। वो खांसी रोकने वाले ड्रग्स क्या है, एंटीटसिव ड्रग्स क्या है, क्लोरफेनिरामाइन। क्या है, क्लोरफेनिरामाइन। क्या है, क्लोरफेनिरामाइन। क्या, क्लोरफेनिरामाइन। और क्या, प्रोमेथाजिन। क्या है, प्रोमेथाजिन। और क्या होता है, डेक्स्ट्रोमेथार्फन। क्या है, डेक्स्ट्रोमेथार्फन। ये सब ड्रग आप दे सकते हैं किसमें,
न्यूमोनिया में दे सकते हैं एंटीटसिव कैटेगरी की ड्रग क्या है, डेक्ट्रोमेथार्फन, क्या है, डेक्ट्रोमेथार्फन, ठीक है, क्या है, क्लोरफेनिरामाइन एंड प्रोमेथाजिन और डेक्ट्रोमेथार्फन आप दे सकते हैं। और क्या और कौन से ड्रग देंगे, एक्सपेक्टोरेंट, क्या देंगे, एक्सपेक्टोरेंट क्या होती है, वाहिका विस्फारक जो क्या होते हैं, जो ब्रोंकाई को डायलेट कर देती है, क्या करती है, ब्रोंकाई को डायलेट कर देती है। उसके एग्जांपल क्या है, ब्रोमहेक्सिन, क्या है, ब्रोमहेक्सिन, क्या है, ब्रोमहेक्सिन, और क्या है, एम्ब्रोक्सोल, आप एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल दे सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी की ड्रग्स हैं जो कि क्या करेंगे, न्यूमोनिया को ट्रीट करेंगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम बताते हैं आपको इन्फेक्शियस डिसीज की थर्ड डिसीज क्या है, यूटीआई, क्या है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके कहने का मतलब है जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, मूत्र मार्ग का जो रास्ता होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, तो इसी डिसीज पर हम डिस्कस करेंगे, किस पर, यूटीआई पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर। हम समझेंगे इन्फेक्शियस डिसीज की थर्ड टाइप की डिसीज कौन सी है। कहने का मतलब संक्रमित बीमारियों में तीसरे प्रकार की बीमारी कौन सी, तो जैसा कि तीसरे प्रकार की बीमारी कौन सी है, यूटीआई, क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूटीआई भी कहते हैं। तो जैसा कि यूटीआई में क्या लिखा हुआ है, यूटीआई इज द इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। बस आप सिंपल डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, यूटीआई इज द इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। आप चाहे जहां आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं, क्या चीज, यूरिनरी ट्रैक्ट, क्या चीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डिफिनेशन क्या लिखेंगे, यूटीआई इज द इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके कहने का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट जो आपका क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, उस पे जो आपका मूत्र मार्ग होता है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आगे क्या लिखा हो, काज्ड बाय बैक्टीरिया, क्या होता है, काज्ड बाय बैक्टीरिया, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर। इसके कहने का मतलब जो यह इन्फेक्शन है या संक्रमण है या अफेक्ट्स करता है किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या होती हैं, एक यूरिनरी ट्रैक्ट में ही आती हैं। जैसे कहने का मतलब आप यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। यदि आपको फुल डिटेल्स में यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, दिस इन्फेक्शन अफेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर, इसके कहने का मतलब जो इन्फेक्शन है या अफेक्ट करता है, अफेक्ट दिखाता है, जो यह इन्फेक्शन है या अफेक्ट करता है किस पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, किस पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, जिसको क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं, किसको, यूरिनरी ब्लैडर में जब इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का तो क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस। और यदि यह इन्फेक्शन यूरेथ्रा में हो जाता है, किसमें, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग में हो जाता है तो क्या, तो उसको क्या कहेंगे, यूरेथ्राइटिस, क्या कहते हैं, यूरेथ्राइटिस। और यदि यह इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड में हो जाता है, क्या, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड में हो जाता है तो क्या कहेंगे उसको, प्रोस्टेट, क्या कहेंगे, प्रोस्टाइटिस, क्या कहेंगे, प्रोस्टाइटिस, क्या कहेंगे, प्रोस्टाइटिस, क्या कहेंगे, प्रोस्टाइटिस। एंड इन्फेक्ट किडनी, और यदि इन्फेक्शन किडनी में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस, क्या कहेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस, क्या कहेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, यूटीआई क्या है। और आगे इसमें एक मूवमेंट पॉइंट लिखा हुआ क्या है, वो पॉइंट आपका क्या है, यूटीआई अफेक्ट्स फीमेल्स मोर देन मेल्स बिकॉज फीमेल्स यूरेथ्रा इज शॉर्ट साइज क्लोजनेस ऑफ एनस। इसके कहने का मतलब है जो यूटीआई है या फीमेल्स को या महिलाओं को ज्यादा अफेक्ट करता है, ज्यादा इन्फेक्शन होता है मोर देन मेल्स, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है, यूरेथ्रा इस शॉर्ट साइज, क्या होता है, जो महिलाओं का यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है, क्या होता है, छोटा होता है,
शार्ट साइज क्लोजनेस ऑफ एनस, और कहने का मतलब है जो एनस के पास में ही क्या होता है जो एनस होता है उसके पास में ही क्लोजनेस होता है, इसलिए क्या होता है यह शार्ट साइज या यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है या क्या होता है फीमेल्स में ज्यादा होता है मोर देन मेल्स, और पुरुषों में क्या होता है यूरेथ्रा साइज में क्या होता है बड़ा होता है और एनस से दूरी पर होता है, इसलिए मेल्स में क्या होता है पुरुषों में इन्फेक्शन नहीं होता है, इन्फेक्शन कम होता है। अब समझेंगे इसके काज क्या है। इसके काज में बस काज क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीज, तो यहाँ पर सिर्फ इन्फेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसका काज क्या है, यूटीआई इज अकर्स ड्यू टू ई कोलाई। ई कोलाई क्या होता है, एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है, क्या होती है एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या होता है, ई कोलाई को फुल नेम से क्या जानते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई। क्या है एस्चेरिचिया कोलाई, क्या है एस्चेरिचिया। तो यूटीआई जो होता है वह किसके कारण होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे यूटीआई क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है और इसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं यूटीआई की पैथोजेनेसिस क्या है। अब हम समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ यूटीआई, समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और पैथोजेनेसिस ऑफ यूटीआई, जो कि हम समझेंगे पॉइंट वाइज। क्या है पॉइंट वाइज समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन प्री यूरेथ्रल यूरिया एंड कोलोनाइजेशन। इसके कहने का मतलब है क्या होगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, कहां पर होगा, प्री यूरेथ्रल एरिया। क्या होगा, प्री यूरेथ्रल यूरिया क्या होता है, मूत्र मार्ग के जो सर्वप्रथम क्या होती है एरिया जो होती है उस पर क्या करेंगे, इन्फेक्शन होगी। एंड कोलोनाइजेशन, और क्या होगा वहां पर अपनी कॉलोनी बनाएंगे, जो क्या होगी एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया होती है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है वह क्या करेंगे, कोलोनाइजेशन अपनी वहीं पर क्या बनाएंगे, अपनी कॉलोनी बनाएंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज दियर नंबर, अपने इंक्रीज दियर नंबर, क्या अपने नंबर को बढ़ाएंगे। और क्या होगा फिर सेकंड पॉइंट में क्या होगा, आफ्टर कोलोनाइजेशन गो अपवर्ड टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द फिम्बरी। इसके कहने का मतलब जो अपनी कोलोनाइजेशन की प्रोसेस करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, गो अपवर्ड्स, क्या करेंगे गो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पर जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर, बैक्टीरिया कहां पर जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे। फिर उसके फिर आगे क्या लिखा, थ्रू द फिम्बरी। क्या थ्रू द फिम्बरी, फिम्बरी क्या होता है, फिम्बरी एक पार्ट होता है जो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कहाँ होता है ओवरी के बाहर, ओवरी के जो कहाँ पर होता है, ओवरी में ज्वाइंट होता है। कहाँ पर, ओवरी में ज्वाइंट होता है, जो क्या करता है, जो ओवम का सीक्रेशन करता है। क्या करता है, ओवम का सीक्रेशन करता है। यहाँ पर जैसे आपके फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पर आपका यूट्रस होता है, के बाद यूट्रस के बाद क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है ओवरी होती है। ओवरी में जो लगी होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर में जो पाई जाती है उसे फिम्बरी कहते हैं, जो क्या करती हैं, जो यहाँ ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है, उसका सीक्रेशन करते हैं। तो यही से इसी के थ्रू का क्या करती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाती है क्या चीज, ई कोलाई बैक्टीरिया। जब फिर आगे थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनहिबिट द ब्लैडर पेरिस्टाल्सिस। इसके कारण क्या होता है, जो ब्लैडर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जो ब्लैडर की जो क्रमाकुंचन गति होती है उसको क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, बंद कर देती है, रोक देती है, जिसके कारण क्या होता है, रिड्यूस द यूरिनरी फ्लो। जिसके कारण क्या होता है, जो यूरिनरी फ्लो होता है, जो मूत्र का विसर्जन होता है, मूत्र को बाहर करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया गो अपवर्ड्स यूरेथ्रा टू किडनी एंड इन्फेक्ट देम। इसके कहने का क्या होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, गो अपवर्ड्स यूरेथ्रा टू किडनी, और क्या करती है बैक्टीरिया जो होती है यूरेथ्रा से किडनी तक पहुंच जाती है ऊपर की तरफ, और क्या करती है इन्फेक्ट देम, और किडनी को क्या करती है इन्फेक्ट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है पूरी यूटीआई कंप्लीट हो जाती है। क्या होती है यूटीआई, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वह हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पैथोजेनेसिस क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, या फिर नैदानिक प्रस्तुति। डाल लीजिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूटीआई। तो जैसा कि पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। इसके कहने का मतलब बार बार यूरिनेशन करने की इच्छा होगी। क्या होगी, बार बार मूत्र विसर्जन करने की इच्छा होगी। क्या होगी, बार बार पेशाब लगेगी या मूत्र डिस्चार्ज करने की क्या होगी, बार बार इच्छा लगेगी। और क्या होगी, ब्लड इन यूरिन, और यूरिन में ब्लड आएगा। क्या होगा, यूरिन में ब्लड होगा। और क्या होगा, मूत्र में ब्लड आएगा। क्या होगा, मूत्र में ब्लड आएगा। और क्या होगा, बर्निंग। क्या है, बर्न्स, सॉरी यहाँ पर क्या है, बर्न्स। और क्या होगा, बर्न्स ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसके कहने का मतलब है जब यूरिनेशन आप कर रहे होंगे तो क्या होगा, बर्न होगी, जलन होगी। क्या होगी, जलन होगी। बर्न्स ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन करते समय क्या होगी, जलन होगी। यूरिनेशन करते समय क्या होगी, जलन होगी। फिर अगला क्या है, आगे क्या है, वजाइनल म्यूकस डिस्चार्ज। और क्या होगा, वजाइनल म्यूकस डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या होगा, वजाइनल के थ्रू म्यूकस का डिस्चार्ज हो जाएगा। और क्या होगा, क्लाउडी कलर यूरिन विथ बैड स्मेल। इसके कहने का मतलब क्लाउडी कलर का यूरिन होगा, मूत्र जो होगा वो क्लाउडी कलर का होगा। और विथ इसके साथ क्या क्या होगा, बैड स्मेल। इसका बुरी गंध के साथ क्या होगा, बुरी गंध के साथ मूत्र क्या होगा, क्लाउडी कलर का होगा। और क्या होगा, पेन इन द बैक साइड। और क्या होगा, बैक साइड में पेन होगा, बैक साइड में दर्द होगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूटीआई। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई। हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई। तो जैसा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप, इनटेक ऑफ फ्लूइड इंक्रीज। इसके कहने का मतलब आप क्या करेंगे, भोजन में या फिर नाश्ते में या फिर किसी भी प्रकार में आप क्या करेंगे, आप फ्लूइड को इंक्रीज कर देंगे। खाने में लेना फ्लूइड को या फिर पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, फ्लूइड मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, प्रॉपर हेल्दी हाइजीन। और क्या करेंगे आप, प्रॉपर हेल्दी हाइजीन करने का मतलब है आप स्वस्थ फूड को ज्यादा से ज्यादा लेंगे। हमेशा क्या करेंगे, आप स्वस्थ फूड लेंगे, स्वस्थ डाइट रखेंगे, अपनी हाइजीन क्या करेंगे, स्वस्थ रखेंगे। अब समझते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो जैसा कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, मोस्टली एंटीबायोटिक आर यूज्ड टू ट्रीट यूटीआई। इसके कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक होती हैं जो क्या करती हैं, यूटीआई को ट्रीट करती, यूटीआई का उपचार करती हैं। ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक जैसे लाइक है, क्या है, लाइक नारफ्लोक्सासिन। क्या है, नारफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक है। और क्या, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, सल्फाडायाजिन, पैक्ट्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफाइलोस्पिरिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है जो किसमें यूज होती हैं, यूटीआई को ट्रीट करने में यूज होती हैं। क्या है, नारफ्लोक्सासिन, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, सल्फाडायाजिन, पैक्ट्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफाइलोस्पोरिन, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं जो यूटीआई को ट्रीट करते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई। यूटीआई का नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम समझेंगे इन्फेक्शियस डिसीज की फोर्थ टाइप की डिसीज क्या है। तो जैसा कि संक्रमित बीमारियों में चौथी बीमारी क्या है, हिपेटाइटिस। क्या है, हिपेटाइटिस। तो जैसा कि हिपेटाइटिस क्या होती है, तो जैसा लिखा हुआ द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हिपेटाइटिस। जब क्या होता है, लिवर में, यकृत में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जब यकृत में सूजन हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हिपेटाइटिस। क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। जो लिवर की इन्फ्लामेशन है उसको क्या कहेंगे, हिपेटाइटिस। उसी को क्या कहेंगे, हिपेटाइटिस। आप समझते हैं इसके काज क्या है, इसके काज क्या है। तो जैसा कि पहला काज क्या है, हिपेटाइटिस काजेज वायरस। हिपेटाइटिस जो होता है वह वायरस के कारण हो सकता है, वायरस के कारण होता है। क्या है, वायरस के कारण होता है। तो वो वायरस कौन कौन से हैं, हिपेटाइटिस ए वायरस। क्या है, हिपेटाइटिस ए वायरस और हिपेटाइटिस बी वायरस। क्या है, हिपेटाइटिस बी वायरस और क्या, हिपेटाइटिस सी वायरस और क्या है, हिपेटाइटिस डी वायरस एंड हिपेटाइटिस ई वायरस और हिपेटाइटिस एफ वायरस। ये सब क्या है, वायरस के टाइप है। हिपेटाइटिस के ये सब क्या है, हिपेटाइटिस वायरस के टाइप हैं। और अदर काज, दूसरा क्या है,
एंड दूसरा क्या है अदर काज। अदर काज में क्या होते हैं, अन्य काज में क्या है एल्कोहलिक ड्रग्स। क्या है एल्कोहलिक ड्रग्स, जो एल्कोहलिक ड्रग्स होती हैं वह भी काज हो सकती हैं हेपेटाइटिस की। एंड डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, और जब डिस्टर्बेंस हो जाता है मेटाबॉलिज्म का जिसके कारण क्या होता है हेपेटाइटिस होता है, जिसके कारण क्या होता है हेपेटाइटिस होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं हेपेटाइटिस क्या है और इसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस। अब हम समझेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की पैथोजेनेसिस क्या है। तो जैसा कि पैथोजेनेसिस में क्या होगा, एंट्री ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस और अदर काज। इसके कहने का मतलब है सबसे पहले क्या होगा हेपेटाइटिस वायरस प्रवेश करेगा और या फिर क्या होगा अदर काज, कोई दूसरा काज होगा, ठीक है, या फिर कोई दूसरा काज होगा। तो जैसा कि जब काज अटैक करेगा तो उसके बाद क्या होगा एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड विया इंटेस्टाइन। इसके कहने का मतलब है जो फिर जब हेपेटाइटिस वायरस जब क्या होगा इंटर करेगा बॉडी में, तो उसके बाद क्या जो हेपेटाइटिस वायरस है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड में। कहां से, इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जब ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो क्या होगा रीच टू हेपेटोसाइट्स। इसके कहने का मतलब है क्या होगा जब ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका, हेपेटाइटिस वायरस का ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वह क्या करेगा हेपेटोसाइट्स का मतलब लीवर की जो सेल्स होंगी वहां तक पहुंच जाएगा। क्या होगा वहां पर पहुंच जाएगा, कहां पर लीवर की सेल पर, लीवर की कोशिकाओं पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा मल्टीप्लाइकेशन क्या होगा अपने नंबर्स को बढ़ा लेगा, इंक्रीज इन नंबर मल्टीप्लाइकेशन, वहां पर मल्टीप्लाइकेशन करेगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा इंक्रीज इन नंबर को इंक्रीज कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा इन्फ्लामेशन इन लीवर, जिसके कारण क्या होगा इन्फ्लामेशन इन लीवर, क्या होगा जो लीवर में सूजन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे आप हिपेटाइटिस। क्या कहेंगे हिपेटाइटिस या फिर हिपेटाइटिस। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ हिपेटाइटिस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है। तो जैसा कि क्या है सबसे पहले क्या है फैटिक। क्या है फैटिक, आप ये सब एग्जाम में लिख सकते हैं। क्या है फैटिक मतलब क्या होगी थकान लगेगी, जिसको हेपेटाइटिस हो जाएगा और क्या होगा थकान लगेगा, और क्या होगा नाउजिया एंड वोमिटिंग, क्या होगा जी मिचलाएगा और क्या होगा वोमिटिंग होगी, क्या होगी वोमिटिंग उल्टी होगी, और क्या होगी और क्या है डार्क कलर यूरिन, और क्या होगा डार्क कलर का यूरिन होगा, मूत्र का कलर डार्क हो जाएगा, और क्या होगा जब लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो क्या होगा जॉइंटिस हो जाएगी, जिससे लीवर में ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी तो बॉडी में क्या होगा जॉइंटिस हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं पीलिया। और क्या होगा पेन इन जॉइंट्स। क्या है पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में क्या होगा दर्द होगा, क्या होगा जॉइंट्स में दर्द होगा। वो आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हिपेटाइटिस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हिपेटाइटिस। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो जैसा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है क्यूटिंग एल्कोहल। क्या है क्यूटिंग एल्कोहल। यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल का सेवन कर रहा है, एल्कोहलिक ड्रग्स का यूज कर रहा है तो क्या करेगा एल्कोहल को छोड़ देगा, क्या करेगा एल्कोहल को छोड़ देगा, और क्या करेगा रेस्ट, क्या करेगा रेस्ट, सबसे ज्यादा क्या करेगा रेस्ट करेगा, और क्या है लाइट एक्सरसाइज, क्या करेगा जितना हो सकेगा उतना क्या करेगा वह एक्सरसाइज करेगा, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेगा, ज्यादा नहीं कर सकता है क्योंकि उसको हेपेटाइटिस है, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके ट्रीट कर सकता है। अब समझते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो जैसा कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस। आप हेपेटाइटिस की वैक्सीन देंगे, क्या करेंगे आप हेपेटाइटिस की वैक्सीन। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन है तो आप हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देंगे, और यदि हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है तो आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे। अलग अलग हेपेटाइटिस के वैक्सीन को अलग अलग वायरल डिसीज में देंगे। तो जैसा कि क्या है
अ लीवर ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड इन सीवियर इन्फेक्शन। इसके कहने का मतलब जब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसका, हेपेटाइटिस का, तो आप क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। यह क्या है, इसकी आवश्यकता होती सीवियर इन्फेक्शन में। और क्या करेंगे, पेन किलर ड्रग्स, यदि दर्द पीड़ा हो रही है तो पेन किलर देंगे। और क्या करेंगे, एंटी डायोरेटिक ड्रग देंगे, एंटी डायोरेटिक मूत्रवर्धक ड्रग देंगे। और क्या करेंगे, एंटी एमेटिक ड्रग देंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यही स्क्रीनशॉट से आप अपना अच्छा नोट तैयार कर सकते हैं। और पैरामेडिकल स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट, यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन या फिर रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली पर डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।